1, 2, 3, come on! नमस्कार, मैं इंदु उपाध्याय। सबसे पहले माँ सरोज को मेरा सादर प्रणाम है। इस मंच को और माँ शारदे को मेरा नमन। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को प्यार है। मैं सबसे पहले मैं अपने बीच वाले भैया की बात बताना चाहूँगी। संस्मरण लेकर आई हूँ, लेकिन मैं आभारी हूँ गहमरी जी की, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं, जो घर बैठे ही कई तरह की विचारधाराओं को लेकर के आ रही हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। इसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयाँ, जिन्होंने महिलाओं के लिए विशेष तौर पर ये कार्यक्रम रखा है और सरोज साहित्य का निर्माण किया है। इसके लिए हमेशा मैं इनकी आभारी रहूँगी। तो मैं अब बात करती हूँ संस्मरण की। प्रेम के अविरल अनुबंध याद आते हैं मुझे, प्रेम के अविरल अनुबंध याद आते हैं मुझे, अपनों के संग जो बिताया वो पल याद आते हैं मुझे। क्योंकि कल रक्षाबंधन था और मैं राखी में जा नहीं पाई थी, किसी भी भाई के पास नहीं जा पाई थी। हम 3 भाई और 1 हम बहन। तो हर साल मैं किसी भी तरह से मैं चली जाती थी, लेकिन इस साल मैं नहीं जा पाई इस कोरोना के कारण। तो मैंने कोरोना पर एक बड़े भैया के लिए कविता भी लिखा है, क्योंकि वो आर्मी में रहे हैं। और अभी मैं बीच वाले भैया की थोड़ी सी शरारत बताती हूँ, फिर मैं बचपन में जाऊँगी और तब आऊँगी बड़े भैया के पास में। तो जब रक्षाबंधन होता था, जब भैया जब कॉलेज में पढ़ता था, इंटर में होगा और हम उससे छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, तो उसके बहुत सारे दोस्त आते थे और सारे दोस्त एक साथ मिल कर के धमा चौकड़ी मचाते थे और मुझे बहुत चिढ़ाते थे। मुझे मुटकी नाम से बुलाते थे कि अरे मुटकी पानी लाओ, अरे मुटकी चाय लाओ, अरे मुटकी खाना लाओ। कभी कुछ हमेशा उन लोगों की फरमाइशें मैं पूरी करती रहती थी, क्योंकि मैं ही एक घर में लड़की थी। तो जब रक्षाबंधन आता था तो सारे उनके जो मित्र थे एक साथ बैठ जाते थे और एक साथ बैठकर सब के सब हाथ बढ़ा देते थे आगे, पहले मुझे बांध तो पहले मुझे बांध। और उसमें जब किसी ने पैसा डाल दिया तो सारे के सारे उठा लेते थे। एक उठाता, फिर दूसरा उठाता, तीसरा, ऐसे करके सारे उठा लेते और कहते ले मोटकी, हमने तुमको पैसा दे दिया। अब ये नहीं कहना कि नहीं दिया, रक्षाबंधन के बदले में राखी बांधी तो कुछ दिया नहीं, हम सब ने तुमको पैसा दे दिया। एक एक जन का पैसा सब घुमा देते एक ही पैसे को। और उसके बाद कोई चोटी खींचता, कोई बाल खींचता, तो कोई कुछ करता। इतनी शरारतें कि मैं परेशान हो जाती थी, तंग हो जाती थी। फिर मेरी आंखों में आंसू भर जाते थे। और यही नहीं, जब सारे डाल देते थे पैसा तो उसमें से एक उठाकर भाग भी जाता था। फिर होती थी लड़ाई। उसके बाद मैं कहती थी कि अब मैं तुम लोगों को कुछ नहीं दूंगी, तुम लोग आओ घर आओगे तो मैं तुम लोग को पानी तक नहीं दूंगी, न पानी दूंगी न चाय दूंगी। बड़ा आलू का पराठा बनवा के खाते हो, बना के लाओ आलू का पराठा। मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, कुछ नहीं। और जाड़े का दिन जब आए तो वो लोग मटर जो होता है उसका उसकी घुगनी बनवाते और चूड़ा उसको मिक्स करके कि बड़ा अच्छा बनाती है, लाओ चाय बड़ा अच्छा बनाती है। अब मैं तुम लोगों को कुछ नहीं लाने वाली हूँ, तुम लोग मुझे बहुत सताते हो। उसके बाद में और राखी तो तुमको कभी मैं बांधूंगी भी नहीं, अब किसी साल तुम लोगों को राखी मैं नहीं बांधूंगी, तुम लोग मुझे बहुत सताते हो, मुझे ऐसे भाइयों को राखी नहीं बांधनी है। ऐसा होता था। और जो धमा चौकड़ी मचती थी कि क्या बताऊँ मैं, वो बातें मुझे इतनी याद आती हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और कल तो मैं इतनी उदास हो गई थी कि मैं रो पड़ी थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं नहीं जा पाई अपने भाइयों के पास में। बातें हुई, वीडियो कॉलिंग भी हुआ, लेकिन
वो बात कहाँ होती है जो हम साथ रहते हैं, जो साथ में ये करते हैं, बांधते हैं राखी। साथ एक प्रेम को तो एक आशा का राह में दो दीपक जलते हैं। एक प्रेम के तो एक आशा के राह में दो दीपक जलते हैं। एक बहन के स्नेह का और एक भाई के दुलार का, प्रेम के बाग में ये दो सुमन खिलते हैं। एक बहन के स्नेह का तो एक भाई के दुलार का, प्रेम की बाग में ये दो सुमन खिलते हैं। मैं बहुत छोटे से बात बता रही हूँ, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय की मैं बात बताती हूँ, फिर मैं आऊँगी जन्म के बाद की। कि हमारे घर में पिताजी मेरे 3 भाई थे, बहन भी थी 3। हमारा संयुक्त परिवार था, सभी एक साथ मिल के रहते थे, चाचा चाची और उनके बच्चे। और आंगन था बड़ा सा जिसमें तुलसी का चौरा था, वहाँ सब लोग मिल कर के पूजा करते थे। प्रतिदिन की आदत थी कि सुबह नहा धो करके पूजा करना है, शाम को आरती दिखानी है और वो आरती सब जगह घुमाना है। तो ऐसा था। लेकिन मेरे दोनों चाचा जो थे उनके बच्चे हो गए थे, लड़का लड़की सब हो गए थे, लेकिन मेरे पिताजी को अभी 2 बेटे थे। तो जब उनका मुंडन हो रहा था तो मेरी दादी गंगा जी के पास हम लोग जाकर के मुंडन करवाते हैं। वहाँ पर नाव में बैठकर उस तरफ जाते हैं, क्या तनाव होता है या क्या कुछ करके रस्सी बांधा जाता है पूरा मुंडन में। गंगा जी के इस तरफ से उस तरफ उनको नापा जाता है। कहते हैं कि उनके पेट को नापते हैं, लेकिन वो नापने नहीं देती है, टूट जाता है, बीच में ही रस्सी टूट जाती है। तो मुंडन में इस तरह से काफ़ी कुछ होता है, पूजा पाठ खूब होती है और बाल को मुंडवा करके और गंगा जी में दिया जाता है। बहनों के आंचल में भी दिया जाता है, लापर लेती हैं बहनें, उनमें पैसा भी या जो भी जेवर आप जो भी अपनी खुशी से दे दें वो दिया जाता है। तो वहाँ पे जब मेरी दादी गई, दोनों भाइयों का जब मुंडन हो रहा था तो मेरी दादी गई तो उन्होंने कहा, हे गंगा जी, मेरे दोनों बेटों को तो तुमने बेटी दे दिया है। हमारे यहाँ बेटी की बहुत कद्र है, बहुत पूजा होती है बेटी की। तो दोनों बेटों को तो तुमने बेटी दे दिया, मेरे बड़े बेटे को ही तुमने बेटी नहीं दिया। तो तुम माँ गंगा बस मेरे बड़े बेटे को कैसी भी बेटी दे दो, लूली लंगड़ी खानी लेकिन दे दो, मैं तुमको चुंदरी चढ़ाऊँगी। उसके बाद मेरा जन्म हुआ था। और माँ कहती है कि उसके बाद चाचा जी घर में जो थे बड़े वाले चाचा जी, उनकी नौकरी हुई। हाँ, झिंझरी भी खेला जाता था जी अखंड भाई, झिंझरी भी खेलते थे। अभी भी हम लोग जाते हैं तो झिंझरी खेलते हैं, बड़ा मज़ा आता है। शुरू में तो डर लगता है झिंझरी खेलने में, लेकिन बाद में बड़ा मज़ा आता है। पानी को छूना, बीच धार में जाना, लेकिन हमको तैरना नहीं आता है इसलिए हमको डर लगता है। बहुत बार हम डूबते डूबते बचे। तैरने का बहुत शौक़ किया, सब कुछ आ गया, लेकिन एक बस तैरने ही हमको नहीं आया। तो मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म के बाद ना मेरे चाचा जी की नौकरी हुई। तो गांव में सबसे पहले वो इंजीनियर थे और सारे गांव में खुशियाँ मनी। और मेरे घर में तो सब लोग बहुत खुश। और मेरे आने के बाद बहुत सारा बहुत कुछ अच्छा हुआ। इसलिए दादी मुझे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। धन्यवाद सुधा जी, अखंड भाई, किरण वाला जी, उमेश कुमार पाठक जी, सबको मेरा नमन है, मेरा अभिवादन है। आप सब मुझे सुन रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो जब मैं पैदा हुई, दादी तो जैसे लगता था कि एकदम ऐसे हाथ में ही लेके रखेंगी हमको। और वो हमारे यहाँ था, गाय और बैल और भैंस बहुत थी मेरे यहाँ। तो वो रस्सी वाल में ऐसे करके खंभे में रस्सी को बांध के और ऐसे खींचने वाला जो दही, बड़ा सा वो में बर्तन में दही निकालती थी, दूध मक्खन निकालती थी दादी। तो ऐसे खड़ा होकर ऐसे खींच के मक्खन निकालती थी। और सुबह निकालेंगी और बोलेंगी, बाची इधर आ, हमको बोलेंगी बाची। इसीलिए हम शायद हेल्दी हो गए थे, मोटे हो गए थे। आज भी मोटे हैं। तो सुबह वो मुझे सबसे पहले मेरे हाथ में वो मक्खन वाला लड्डू देंगी। जैसे किशन भगवान मुझे ही समझ लेती थी, या पता नहीं क्यों। वो बड़ा सा गोला दोनों हाथ में पकड़ाएंगी कि खा लो। 2 कैसे खाएं, हमको तो अजीब सा लगता था। लेकिन अब वो जो खिलाती थी, जो प्यार से खिलाती थी,
तो मैं ना नहीं बोल सकती थी। दूध घी मक्खन सब खूब खिलाती थी और एकदम चिपका के रखेंगी रात को। अब कहाँ बच्चे, अब कहाँ दादी के पास होते हैं या कहानियाँ सुनते हैं या गीत सुनते हैं। रात में दादी अपने साथ खाना खिलाती और खिलाने के बाद अपने साथ अपनी गोद में लेकर के, उनके गोद में ऐसे पेट को पकड़ के चिपक के सोते थे हम लोग। पेट पकड़ना, पेट छूना बड़ा अच्छा लगता था दादी का। तो दादी कहानी सुनाती थी रात को हर रोज़ दादी कहानी सुनाती थी। और कहानी सुनते सुनते लगता था कि बस सुनते ही रहें, नींद ही नहीं आए और दादी सो जाए। फिर हम लोग जगाए। राजकुमार था, वो राजकुमारी के पास जा रहा था। दादी के खराटे भरने लगे दादी, उनको नींद आ जाए। और खराटे सुन करके मुझे डर लगे, मैं डर के जगाती, दादी मैया, मैया हम लोग बोलते थे, दादी नहीं मैया। तो मैया राजकुमार का क्या हुआ, क्या वो राजकुमारी के पास गया? लेकिन मैया तो नींद में है। फिर वो खराटे लेती, फिर नींद से उठी, हाँ बच्चे हम सो गए थे ना, अच्छा ठीक है, हाँ राजकुमार घोड़े से राजकुमारी के पास गया। फिर उनको नींद आ जाती थी। फिर रोज़ का यही होता था। कभी कभी मैं नाराज़ हो जाती थी या फिर रोने भी लगती थी कि क्या दादी, जब तुम कहानी सुनाती हो सो जाती हो, मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी कहानी। उसके बाद सुबह में जब उठती थी दादी तो सुबह में भजन गा के उठती थी। क्या भजन गाती थी, सुबह सुबह भजन के साथ उठना, गाना गाते गाते जगना, हमारे कान में वो भजन की आवाज़ जाती। और रात को कहानियाँ सुनते सुनते सोते हम। तो क्रिएटिविटी तो मन, ये दिमाग तो सोचता है ना, कहानियाँ सुन करके राजकुमार का क्या हुआ, राजकुमारी ने क्या किया, ये सारी बातें हम लोग सोचते रहते हैं और बहुत कुछ विकास होता है। तो अब कहाँ ऐसा रहा, बच्चे तो मोबाइल ले लेते हैं और टीवी पर बैठ जाते हैं, होने लगा है। तब अब संयुक्त परिवार भी नहीं है, पहले संयुक्त परिवार था, आज भी हम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। ये बात हो गई। मैं थोड़ी बड़ी हुई, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो उस समय माँ क्या करती थी कि दिया जला करके जब रखती थी ना, रखने से पहले बोलती थी कि तुम सब जगह कोने कोने दिखा करके आओ, कोने कोने दिया दिखा करके आओ। बाहर से लेकर के जहाँ गाय बंधाती है वहाँ से लेकर के, छोटी थी मैं तब, वहाँ से लेकर आंगन में ले आकर के तुलसी जी के पास रख देना, तुलसी जी का जो चौरा होता है उसके पास रख देना। तो माँ दिया देती और मैं दिया लेकर के बड़े प्यार से जाती। रोज़ का मेरा ये नियम था कि मैं दिया लेकर के जाती और सब जगह से घुमा करके ला करके तुलसी जी के पास में रख देती। तो एक दिन क्या हुआ, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि मैं जैसे ही दिया दिखा करके बोलती थी माँ कि कोने कोने में दिया दिखाना, तो मैं क्या करती थी कि हर कोने में ऐसे ऐसे ले जा करके चारों कोने में दिखा करके और तब फिर दूसरे रूम में जा करके कोने कोने में दिया दिखाती थी। तो उस दिन क्या हुआ कि जैसे ही मैं माँ के कमरे में गई, और बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जैसे ही कमरे में माँ के गई तो कोने में, एक कोने में दिया दिखाया, दूसरे कोने में दिखाया, तीसरे कोने में दिखाया, और कुछ मंत्र भी माँ बोलती थी, याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलती थी उस समय में, याद नहीं आ रहा है। तो तीसरे कोने में मैं जैसे ही गई तो वहाँ पे भैया का शर्ट और बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे। जैसे ही मैं तीसरे कोने में ऐसे लेके चौथे कोने में गई, सॉरी 3 कोने को मैंने दिखा लिया, चौथे कोने में जैसे ही मैं गई ऐसे मैंने क्या दिया और भैया के शर्ट में आग पकड़ ली। भैया के शर्ट में आग पकड़ी तो शर्ट, दूसरा शर्ट, तीसरा, चौथा, ऐसे करके धीरे 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 आग फैलने लगी, कमरे में आग लग गई। मैं दिया दिखाने गई हूँ और तीन कोनों को देखा कर चौथे कोने में मैं जैसे पहुँची, चौथे कोने में भैया के शर्ट में आग पकड़ ली और आग पूरा फैलने लगी। मैंने क्या किया, आग को मैंने देखा कि जब आग लग गई है तो मैंने क्या किया, माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलंग के नीचे घुस गई। दरवाज़ा बंद किया और पलंग के नीचे घुस गई और ऐसे दुबक के बैठी हुई हूँ मैं पलंग के नीचे में। तो ये दृश्य मेरे भैया के मित्र ने देखा। घर में आग लगी है, धुआं निकल रहा है, ये भैया के मित्र ने देखा। तो वो दौड़े दौड़े आए, बाहर से आवाज़ लगाते हुए कि अरे आग लग गई, आग लग गई। तो जैसे ही आए तो आग पूरी फैलती जा रही है और मैं पलंग के नीचे, कोई आ भी नहीं सकता है आग को बुझाने के लिए, दरवाज़ा बंद। तो अब क्या किया जाए, संजोग से खिड़की खुली हुई थी,
खिड़की खुली हुई थी, वहाँ से भैया के दोस्त ने देखा, बोला कि अरे कैसे आग को बुझाया जाए, खिड़की से तो पानी जाएगा नहीं। उन्होंने देखा कि पलंग के नीचे कुछ दिख रहा है, किसी का पैर है क्या। तो उन्हें शंका हुई कि अरे ये लगता है यहाँ पे इंदु छुपी हुई है, पलंग के नीचे इंदु छुपी हुई है। तो उन्होंने बोला अरे बेटा जल्दी बाहर निकलो, कमरे में आग लग गई है, तुम जल जाओगी। मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि डर से हम बोल नहीं पाते हैं, या बोलना चाहते हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकलती है और चुप रहते हैं। कोई कितना भी बोलता है बोलने को, हम बोलते नहीं हैं। तो मेरे साथ वही हो गया, कितना बोल रहे हैं और आग फैलती जा रही है, पूरी बढ़ती जा रही है आग। अब भैया बेटा खोलो, तुम जल जाओगी, तुम बचोगे नहीं, हमारे पास कैसे रहोगी, हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, तुम दरवाज़ा खोलो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम चले जाओगे तो हम लोग कैसे जिएंगे। कुछ बोल ही नहीं रहे हम, एकदम ऐसे दुबके हुए हैं पलंग के नीचे में। अब फिर उन्होंने कहा कि अरे तुम डरो नहीं, तुमको कोई नहीं बोलेगा, तुमको कोई नहीं डांटेगा। मेरे मन में हो रहा था माँ डांटेगी, मैंने आग लगा दिया, भैया बहुत डांटेगा, बड़े वाले भैया से हमको बड़ा डर लगता था। वो डांटते बोलते नहीं थे, लेकिन वो इतने सीरियस, इतने चुप रहते थे कि मुझे बड़ा डर लगता था, डर जाते थे। कोई ऐसे हमको ऐसे कोई डांटा मारा आज तक नहीं किसी ने, मुझे मेरी पिटाई कभी नहीं हुई है, एक थप्पड़ भी किसी ने नहीं लगाया है। तो भैया के देखने से लगता था कि भैया गुस्से में है, तो डर लगता था और अब मेरे आंसू निकलने लगते थे। तो मुझे डर लगने लगा कि लो मैंने तो आग लगा दिया है, अब तो भैया मुझे छोड़ेगा नहीं, बहुत डांटेगा, माँ भी बहुत मारेगी, दादी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन पिताजी बहुत बोलेंगे। पिताजी से भी मुझे बहुत डर लगता था, बहुत सीरियस रहते थे। तो चाचा जी से बहुत बातें होती थी, लेकिन चाचा जी तो थे नहीं। तो किसी भी तरह से भैया के दोस्त ने मुझे बाहर निकाला। तुम डरो नहीं, तुम मेरे पास आओ, तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको मैं बचाऊंगा, तुम्हें कोई मारेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मुझे नहीं आना है, मुझे इसी में रहने दो, मुझे सब मारेंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि तुम डरो नहीं, मैं तुमको बचाऊंगा, तब मेरे मुंह से निकला कि नहीं नहीं, सब मुझे मारेंगे, मुझे नहीं आना है। तो उन्होंने कहा कि अरे कोई नहीं मारेगा, मैं हूं ना, तुमको बचाऊंगा, तुमको कोई नहीं मार सकता है, मेरे होते हुए तुमको कोई कुछ कैसे कर सकता है। तब मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी और मैं धीरे धीरे निकलकर दरवाज़ा खोली। तब वो लोग आकर के आग बुझाया। आग तब तक पूरा घर को जला चुका था, लेकिन मैं बच गई थी पलंग के नीचे होने के कारण शायद, और दरवाजे तक आग नहीं आई थी। अभी रूम काफ़ी कमरा बड़ा था, तो ऐसे बच गई। और एक बात मैं बताती हूँ, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो हमारे घर में ना फैमिली डॉक्टर आते थे। तो कभी कभी माँ की या दादी की या किसी की दवा लेने के लिए मैं भैया के साथ जाती थी डॉक्टर साहब के घर में जाती थी। तो मैं जाती थी तो उनका टेरिस था, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे कबूतर पाल के रखे थे। और मुझे सभी प्राणियों से बहुत प्यार है, पशु पक्षी मुझे बेहद पसंद है। अभी भी मेरे यहाँ बिल्ली घूम रही है इधर से उधर, बिल्ली ऊपर छत पर है, यहाँ नहीं रखने देता है, लेकिन फिर भी हम लोग रखते हैं, हमको अच्छा लगता है। तो कबूतर को देख के ना मेरा ये जो दिल बाहर निकलने लगता है कि कैसे मैं उनको छूऊँ, कैसे उनको मैं पकड़ूँ, इस तरह से। तो मैं उनके यहाँ जाती थी तो सबसे पहले दवा मैं भूल जाती थी कि मैं दवा लेने आई हूँ, मैं चली जाती थी कबूतर देखने के लिए। वहाँ जाके मैं भूल जाती थी सारे कबूतर को देखना, छूना। तो मैंने डॉक्टर अंकल को बोला कि इसको कैसे आप रखते हैं, क्या खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको दाना खिलाता हूँ, पानी पिलाता हूँ, ऐसे रखता हूँ मैं। क्यों? तो मैंने कहा कि मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे भी एक कबूतर चाहिए, क्या आप मुझे कबूतर दीजिएगा। तो उन्होंने हंस के टाल दिया कि अरे तुम क्या करोगे, तुम छोटी हो, तुम्हारे पास ये लोग नहीं रहेंगे। नमस्कार नीता जी, नमस्कार, आप सभी को मेरा अभिवादन है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि डॉक्टर चाचा ने कहा कि तुमसे नहीं रहेंगे, तुम अभी छोटी हो, तुम उनको नहीं रख सकती हो। मैंने कहा मैं रख सकती हूँ, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे रख सकती हूँ उसको, आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए। तो रोज़ मुझे बहाना बना देते थे, कल आना, परसों आना, ऐसे आना, वैसे आना। और मैं
उनकी बात पर विश्वास कर लेती थी कि कल आओगी तो मैं दे दूँगा, परसों आओगी तो मैं दे दूँगा, लेकिन देते नहीं थे किसी दिन। मुझे बहुत दुख होता था, मेरे आंसू निकल आते थे कि रोज़ रोज़ मुझे ना बहाना बना के बुलाते हैं और देते नहीं हैं। मैं जब भी आती हूँ ये कोई ना कोई बात बना देते हैं, झूठ मूठ का बोलते हैं, बेटा बेटा झूठ मूठ का बोलते हैं मुझे। तो मैंने क्या किया ना, मेरे दिमाग में बात आई कि मैं दादी को बोलती हूँ। दादी को मैं जो बात बोलती थी दादी मान जाती थी। तो मैंने कहा कि भैया हमको कबूतर चाहिए और ये डॉक्टर चाचा मुझे कबूतर नहीं दे रहे हैं। तो दादी ने उनको बड़े कस के डांटा, क्यों जी, तुम मेरी पोती को, मेरी बुचिया को क्यों नहीं दे रहे हो कबूतर? अभी क्या अभी इसको ला करके दो, नहीं तो बहुत मारूंगी तुमको। मैं खुश कि दादी ने डॉक्टर अंकल को डांटा, बहुत खुश। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम दूसरे दिन आना सुबह में, मैं तुमको दे दूंगा कबूतर, तुम लेके आना। अब जब मैंने सुना कि वो मुझे कबूतर देंगे, मेरी नींद उड़ गई। मुझे रात को नींद ही नहीं आई। रात भर मैं दादी से कबूतर के बारे में बात करती रही। दादी क्या सचमुच में मुझे कबूतर दे देंगे? मैया क्या वो मुझे कबूतर देंगे? मैं अपने घर में रखूँगी? दादी बेचारी सो जाती थी, लेकिन मैं रात भर कल्पना करती रह गई कबूतर की। दूसरे दिन सुबह सुबह सबसे पहले मैं जग गई, जबकि जगाने पर मैं जगती थी। सुबह सुबह मैं जग गई कबूतर लेने के लिए। और जब भैया को बोली चलो लाने के लिए कबूतर, नहीं जा रहा था। फिर दादी को मैंने कहा तो दादी बोली उसको, फिर भैया हमको लेके चला गया कबूतर लाने के लिए। तो जब कबूतर लाने गया तो डॉक्टर अंकल ने क्या दिया? कबूतर नहीं दिया। उन्होंने मुझे कबूतर नहीं दिया, एक अंडा पकड़ा दिया। हमने ये क्या दे रहे हैं, छी ये तो अंडा है। तो कहते हैं इसी में से बच्चा निकलेगा, ढेर सारा निकलेगा। तुम एक कबूतर की बात कर रही थी ना, इसमें बहुत सारे बच्चे निकल जाएंगे, तुम ले जाओ। तो इसको मैं कैसे रखूँगी? तो उन्होंने कहा कि तुम किसी चीज़ में गेहूँ रख देना, डलिया में गेहूँ रख देना या किसी भी चीज़ में गेहूँ रख देना और उसमें इसको छुपा के रख देना अंडे को, और किसी अंधेरी जगह पे रखना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैंने उनको धन्यवाद कहा और अंडा लेके चली आई। मैंने डलिया में, जिसमें मैं भूंजा खाती थी, दादी शाम को मुझे भूंजा देती थी। मुझे भूंजा आज भी बहुत पसंद है और तब भी बहुत पसंद था। वो जो आता था भूंज के, जो बालू में पत्ता जलाकर, जो क्या बोलते, भाड़ में जो भूंजा भूंजाता था, क्या आनंद आता था वो खाने में। चना और चावल का भूंजा हो या कोई भी मुढ़ी हो, गुड़ के साथ खाओ, जैसे खाओ, घर का सारा कुछ। तो भूंजा खाने वाला जो मेरा डलिया था, मैंने उस डलिया में गेहूँ रखा, उस गेहूँ में अंडे को छुपाया और एक दिया जिसमें रखते थे हम लोग, उसमें रोशनी के लिए छोटा छोटा होल बना रहता था, उसमें दिया रखते थे। तो वहाँ पे मैं ना डलिया को ले जा कर के रख दी कि इसमें दूसरे दिन आ जाएगा, कबूतर आ जाएंगे, बहुत सारे कबूतर आएंगे, कितना अच्छा लगेगा, मैं सबके साथ खेलूँगी। मैं अपने कल्पना में, बाल मन की जो कल्पना होती है उसमें मैं खोई हुई सोच रही हूँ, इतने सारे कबूतर हो जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, मैं सबके साथ खेलूँगी। और मैं बार बार आकर के, लेकिन मैं देख रही थी कबूतर के उस अंडे को, निकला कि नहीं, लेकिन छू नहीं रही थी, मैं दूर से देख रही थी, निकला कि नहीं। फिर मैं आधे दोपहर तक तो देखी, उसके बाद मैं भूल गई कि मैंने अंडा रखा हुआ। अचानक मुझे शाम को याद आया कि अरे मेरे जो अंडे मैं लाई थी उसमें तो बच्चे आ गए होंगे। तब मैं गई देखने के लिए, दौड़ी भागी गई देखने के लिए। तो मैं क्या देख रही हूँ कि वहाँ तो अंडे है ही नहीं, डलिया है, अंडे नहीं है। डलिया को मैंने, उसके गेहूं को ऐसे पूरा घुमा के, गेहूं को, डलिया को हटा के चारों तरफ देखा, आसपास में देखा, सब रूम में भी देखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें से निकल करके बच्चे उड़ गए हो या इधर उधर छुपे हुए हो। मैं हर तरफ देख करके आ गई, मुझे मिल ही नहीं रहे हैं, ना अंडा दिखाई दे रहा है। ये भी सोच रही थी कि अगर फूटे होते तो नीचे गिरे होते, ये पक्का ना उड़ गए होंगे, ये सोच रही थी। और परेशान सी वहीं पे बैठी हुई थी जहाँ पे वो मैंने रखा था। परेशान सी बैठी हुई थी, काफ़ी देर हो गई बैठे बैठे, अंधेरा होने लगा शाम के टाइम में।
तब तक मेरा बीच वाला भैया आया। मेरा बीच वाला भैया बड़ा शरारती था, बहुत शरारती। तो एकदम ऐसे दौड़ते भागते हुए आ रहा था मस्ती में। हमने बोला अरे भैया तो मेरा अंडा छुआ है क्या, मेरे डलिया को छुआ था? तो नहीं, ऐसे करके बोला, बोलो ना कौन सा डलिया। डांट के हमको बोला कौन सा डलिया। मैंने कहा वो जो हम लोग अंडा लेकर आए थे जिसमें मैंने रखा था डलिया में अंडा। नहीं नहीं, बताओ। मैं अड़ गई, बताओ कहाँ है मेरा अंडा, मुझे कबूतर चाहिए, बोलो। मैं जिद करने लगी, बताओ ना। उसने क्या कहा, हाँ लिया मैंने और फोड़ दिया तुम्हारे अंडे को, ऐसे ऐसे करके बोला। जो ऐसे बोला ना, मेरा तो ये धक हो गया। क्या तुमने फोड़ दिया? मेरे अंडे तुमने फोड़ दिए? उसमें से कबूतर आते, उसमें से बच्चे आते, तुमने फोड़ दिया? और मेरा जो रोना शुरू हुआ कि एकदम हिचकी बंद गई। रोते रोते मेरी हिचकी बंद गई। आज भी मैं रोती हूँ, रोती नहीं हूँ, जल्दी हंसती रहती हूँ, लेकिन रोती हूँ तो पूरे घंटे चाहिए रोने के लिए। जब खूब रो लेती हूँ तब मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो रोना शुरू कर दिया मैंने। इसी बड़े भैया आ गए तो हमको बोले कि अरे बुच्ची क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हुआ, किसने मारा, माँ ने मारा, किसने डांटा? मैं तो रोए जा रही हूँ, मेरी तो हिचकी रुकी नहीं रही है। और भैया जब कभी कभी होता है कि जब हम दुखी होते हैं और कोई कुछ पूछता है तो और रोना आता है, रोना और बढ़ जाता है। इसीलिए अगर कोई रोता हो तो उसको छोड़ देना चाहिए रोते हुए। तो भैया ने पूरा हमको गोद में लेकर के बताओ किसने तुमको क्या कहा, क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो। तो भैया को ना, बीच वाले भैया को हम लोग, उनका नाम नागेंद्र है, तो हम लोग कभी कभी नगवा बोलते थे। हम गुस्से में कभी कभी नगवा चिढ़ाते, अरे नगवा नगवा ऐसे करके। तो मैं रोते रोते हिचकी बंधे हुए और बोली मेरा अंडा ना, मेरा नगवा फोड़ दिया अंडा। मैं उसमें से कबूतर के लिए लाई थी कि कबूतर निकलेगा और मैं खेलूंगी, उसने मेरे अंडे को फोड़ दिया। और बहुत रोए जा रही थी, बहुत रोए जा रही थी। आज तक ना हमारे भाई बहन में कभी झगड़ा लड़ाई तू मैं कभी नहीं हुआ, ना मारपीट ना लड़ाई झगड़ा, कभी नहीं, आज भी नहीं, अब बचपन में भी नहीं। ये एक घटना मुझे हमेशा याद रहती है क्योंकि हमने कभी लड़ाई की ही नहीं। भैया मेरे बीच वाले थोड़े शरारती थे बचपन में, अब तो एकदम शांत हो गए, बाद में बड़े हुए तो बहुत शांत हो गए, लेकिन बचपन में बहुत शरारती थे। और उसके बाद में जब मैंने कहा कि नगवा ने मेरा अंडा फोड़ दिया और फिर जोर से मैं जो रोने लगी ना, बड़े भैया ने एक तमाचा जड़ के भैया को दिया, बीच वाले भैया को कान के पास जड़ के दिया। भैया एकदम सन हो गया और बोला और करोगे तुम, जब देखो तुम इसको रुलाते रहते हो, परेशान करते हो, आज के बाद ऐसा किया तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारी। उसके बाद में मेरे आंसू भी रुक गए। जब भैया मार खाया तो मेरे आंसू भी रुक गए और मैं शांत हो गई, चुप हो गई। ये घटना मुझे हमेशा याद रहती है बचपन की। बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या मैं बताऊं। एक मैं बता रही हूँ कि मैं शायद 6 या 7 क्लास में होंगी और बड़े भैया का पढ़ने में मन नहीं लगता था, मेरे बड़े भैया का पढ़ने में मन नहीं लगता था। अब बाद में लेकिन जब नौकरी पकड़ लेते तब बोलते थे कि तुम लोग से तो अच्छा हम ही पढ़ते थे, काश कि हम और पढ़ लिए होते। तो बड़े भैया का पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो पिताजी को बहुत चिंता होती थी। तो किसी भी तरह से उनको 10th 12th करा करके उन्होंने उनको आर्मी में डाल दिया। तो आर्मी में वो चले गए ट्रेनिंग के लिए। जब चले गए तो घर से पहली बार कोई बाहर गया और घर में हम लोग साथ में कोई भी सब लोग रहता था। मेरे चाचा जी के सारे बच्चे, मेरे पिताजी के मामा जी का लड़का, सब एक साथ बैठ के सब लोग बैठते थे, पढ़ते थे और मस्ती करते थे। तो मस्ती में हमारा होता था अंताक्षरी खेलना, गाना बजाना करना, इस तरह की बातें होती थी। कोई तबला बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल, इस तरह से होता था। तो बहुत मस्ती होती थी। तो जब भैया चला गया तो घर सारा सूना सूना हो गया। उसके
कुछ दिनों के बाद उनका पत्र आया। उनका पत्र आया तो माँ पढ़ना तो नहीं जानती थी और पिताजी थे नहीं, और बीच वाला भैया गया था स्कूल, मैं थी घर में। तो पत्र जब आया तो माँ ने कहा कि इंदु ज़रा इसको पढ़ो तो। सादर प्रणाम है रीता दी, निशा जी, छोटक भाई, सभी को मेरा आभार, आप आए हमारे संस्मरण को सुनने के लिए। ये बचपन की बातें कितनी ताजगी ला देती है ना, मैं एकदम चली गई बचपन में, और कुछ बातें हमें हमेशा याद रहती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, सोच के भी अच्छा लगता है। तो भैया का पत्र पहली बार आया, माँ की आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो माँ की आंखों में आंसू भरे हुए थे तो मुझे थोड़ा डर हुआ कि माँ क्यों रो रही है। फिर उसने मुझे पत्र दिया कि इंदु इसको पढ़ो तो। क्या है, तो अंतर्देशी होता था पहले। भैया जब भी पत्र देते थे तो अंतर्देशी में पूरा लिख करके देते थे। तो बड़ा सा अंतर्देशी में लिख करके उन्होंने दिया था। मैंने देखा तो अरे तो भैया लिखा हुआ है, भैया का है ये तो। उसके बाद में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भैया लिखा हुआ था, तो भैया सुरेंद्र कुमार पांडे लिखा हुआ था। मैंने उसको खोला पत्र को, तो अब मैं पत्र, मुझे क्या शब्द लिखा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक तो भैया चले गए थे, उनका पत्र आया और पहला पत्र था। वो अनुभव मुझे आज भी याद रहता है कि पत्र माँ लेकर के आई तो उसकी आंखों में आंसू थे कि पढ़ो तो क्या लिखा है। और जब मैंने उसको खोला तो आदरणीय पिताजी, उसके बाद मेरी आंखें भर आईं और मुझे पत्र दिखाई नहीं दे रहा है कि उसमें लिखा क्या है। सादर प्रणाम। और आंखें पोंछ रही हूँ लेकिन आंखें छलकती जा रही है, मुझे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। आवाज़ भर आ गया है कि भैया का पत्र है, खुशी भी हो रही है और ये भी लग रहा है कि भैया कितना दूर हम लोगों से चला गया है। और उसी समय मैंने देखा था, फिल्म देखी थी मैंने, रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें सब लोग, माँ और चाचा जी सब लोग गए हुए थे। तो मैं छोटी थी, माँ मुझे लेकर के गई थी। तो मुझे वो बात याद आ जाती है कि रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें अमिताभ बच्चन जो थे वो आर्मी ऑफिसर, आर्मी में थे और उनका हाथ कट जाता है। तो जब भी हम अमिताभ बच्चन को देखते थे, चाहे आज भी हम सोचते तो हमको बड़े भैया ही दिखाई देते हैं। बड़े भैया भी मेरे बिल्कुल ऐसे ही लंबे चौड़े, और उन्होंने उसी वैसा ही फौजी वाला ड्रेस में एक फ़ोटो भी भेजा था। तो मुझे बड़ा डर लगता था, हे भगवान भैया के साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, हे भगवान सब कुछ अच्छा करना। तो मेरे भैया बहुत जगह गए, यहाँ श्रीलंका में भी युद्ध जब हुआ था वहाँ भी गए हुए थे, वहाँ वो, और माइंस बिठा दिया गया था, 20 फीट नीचे चले गए थे। माइंस विस्फोट होने की वजह से बहुत दिनों तक कोमा में रहे, लेकिन फिर आ गए। फिर उन्होंने नागालैंड और कहाँ गए, श्रीनगर गए। तो काफ़ी बहादुर भी थे, आज भी हैं। तो मुझे वो वाक़या याद आ जाता है। तो पत्र में जब पढ़ने लगी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सारी बातें वहाँ की बता रहे थे। यहाँ इतने दिन ट्रेनिंग चलेगा, मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन पिताजी ने जब कहा है, पिताजी की मैं बात टाल नहीं सकता। और हमारे पिताजी, कोई भी हमारे बड़े, हमारे यहाँ की आदत थी, आज भी है, कि अगर कोई डांटता है तो हम बोलते नहीं थे, सही हो या गलत हो। अगर बड़े डांट रहे हैं तो चुपचाप सुन लेते थे। तो बाबूजी, पिताजी की जो फरमान जो होता था उसको कोई काट नहीं सकता था। जो बोला उन्होंने वो बोला, वही करना है। तो भैया चले गए थे, उनका मन लगता नहीं था, लेकिन फिर भी अब उनको रहना था, क्योंकि पिताजी का मन था कि मुझे उनको आर्मी में जाना है। तो ये घटना मुझे याद आई। और एक बात मुझे याद आ रही है कि कभी कभी क्या होता था कि मैं यही रक्षाबंधन में जब राखी में भेजती थी, और सारा राखी, जानते हैं जब से मैंने भेजा है राखी, सारी राखी वो जमा करके रखे हुए हैं। अभी भी ट्रंक में, जो आर्मी वाला ट्रंक होता है ना, उसमें सारी राखी रखे हुए हैं। और एक राखी एक्स्ट्रा ज़रूर रखते हैं, नई राखी एक एक्स्ट्रा ज़रूर रखते हैं। तो एक राखी उनके पास हमेशा रहती है। तो जब भी मेरी राखी नहीं पहुंच पाती थी, या भैया कहीं युद्ध में होते थे या कहीं ऐसी जगह पर होते थे जहां मैं राखी भेजती थी लेकिन उनको नहीं मिलता था, तो मुझे पत्र लिखकर भेज दिया करते थे कि तुम्हारी राखी मिले चाहे नहीं मिले, तुम्हारी राखी मेरे पास हमेशा रहती है, मेरे पॉकेट में, और मैं बांध लेता हूँ उसको।
मैं महसूस कर लेता हूँ कि तुम मेरे पास हो और तुम मुझे राखी बांध रही हो। तो यही बात मुझे कल याद आ रही थी। मैंने परसों भैया को फ़ोन किया कि आप एड्रेस मुझे दीजिए। अभी वो सैप में चले गए हैं, उन्होंने नौकरी जॉब कर लिया है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप अपना पता दीजिए, मैं भेज देती हूँ। तो बोले कहाँ इंटायर एरिया में भेजोगी, यहाँ तो कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी राखी मेरे पास हमेशा रहती है और मैं उसको बांध लेता हूँ। तो कल मैं देखूँगा, मेरे पास होगी ज़रूर। तो कल उन्होंने फ़ोन किया कि मैंने राखी बांध दी है। एक राखी मैंने तुम्हारे नाम की रखी थी और मैंने राखी बांध ली है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने मुझे इतने प्यार से सुना, इतना स्नेह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।